अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वंस अगेन बैक वेलकम यू ऑल द campus.pk ऑफिशियल पोर्टल। अच्छा जी, पहले तो मुझे सारे ये बताएं ना, जितने बच्चे इस वक्त मेरे ऑनलाइन हैं, जितने बच्चे इस वक्त मेरे हाजिर हैं, मौजूद हैं, मुझे ज़रा ये बताइए व्हाट आर योर कमेंट्स या व्हाट आर योर आउटकम्स रिगार्डिंग टेस्ट वाज डिफ़िकल्ट, आई नो दैट। कैसा था टेस्ट? बातें समझ में आई कि नहीं आई? वालेकुम अस्सलाम मरियम, आमना, तैयबा, सबको वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। कशफ, नसीर, आमना, राना, खाली राना, अलीज़ा, शहरी, बख्तावर, वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो बात वापस लेके आता हूँ, तो मुझे ज़रा बताइएगा। फरहा, वालेकुम अस्सलाम। ज़रा मुझे बताइएगा हाउ वाज द टेस्ट? क्या आपके क्या व्यूज़ हैं रिगार्डिंग टेस्ट? सॉल्व हो गया था? मुश्किल था? आसान था? कैसा था? फिर उसके बाद मुझे टेस्ट के हवाले से कुछ बातें करनी है और आज टेस्ट ही आपके साथ शेयर करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, जिन तक मेरी बात जा रही, जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर सैटरडेज़ लेक्चर। सैटरडेज़ लेक्चर में मतलब फिर से वही बात, इस कायनात की सबसे बेबस चीज़ मैं हूँ। मतलब आई वॉज हेल्पलेस, क्योंकि वो नेट का इशू हो गया। लेक्चर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कशन कर रहे थे और वो जी हमने बच्चे आई विल सॉल्व इट टुडे, वो डिस्कशन के दौरान ही इंटरनेट बंद हो गया, तो हमारी डिस्कशन जो है ना वो बीच में अधूरी रह गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवी ड्रामा कहीं बीच में एंड से पहले ख़त्म हो जाए तो बहुत शदीद किस्म का टॉर्चर होता है। आमना, आई नो दैट अलीशा बेटा डिफ़िकल्ट था, बस सर कुछ समझ आई थी, बस बहुत टफ था। जी सारे टफ था, आई नो दैट। तो मैं चाह रहा था कि आप टफ पेपर से ही गुजरें। आपने इन दी एंड मुझे सबने बताने के सबके कितने कितने क्वेश्चंस ठीक थे। सो वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, फॉर लास्ट लेक्चर जो बीच में बंद हो गया। और आपका जो ये वाला FLP था, इसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब मैंने 40 MCQs बना के दिए थे और आपको 30 मिले 10 MCQs पर रह गए। जी प्रोजेक्टाइल मोशन में से जी बेटा मरियम और बाकी बच्चों ज़रा सुनिएगा आप, इसमें हुआ क्या। जो मैंने पेपर बना के दिया था ना वो इस तरह बना के दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, अभी आपको समझ आएगा मैंने पेपर किस तरह का बना के दिया था। ये देखिएगा ज़रा, जो मैंने पेपर बना के दिया था वो कुछ इस तरह से बना के दिया था। इफ़ यू कैन सी हियर, मैंने क्वेश्चन मार्क किए थे, वो बच्चों को देने थे, लेकिन क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हुए थे देवर टोटली आउट ऑफ ऑर्डर। जो मैंने मार्क ऑर्डर में करके दिए थे, मगर ड्यूरिंग टाइपिंग आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, तो जो पेपर आप तक पहुंचा वो एक्चुअली वो नहीं था जो मैंने बना के दिया था, मिक्स हो गया। तो वी विल डिस्कस, तो मेरे ख्याल में ये इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो जो पेपर आपको मिला वो उससे हट के था जो मैंने पेपर बना के देना था। तो आपको दोनों चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। एक तो वो पेपर जो आपको आ गया वो भी डिस्कस हो जाएगा 30 क्वेश्चंस, प्लस वो भी डिस्कस हो जाएगा जो मैंने आपको बना के देना था। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। हाय नुमान भाई, बख्तावर टैग लाइफ। चलें जी, बाद में डिस्कस करते हैं कितने मार्क्स से कितने नहीं। अभी जरा पेपर की तरफ आइए, पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 था, 2 यूनिट वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विद ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। इंतहाई आसान सवाल, और अगर ये किसी बच्चे ने गलत किया हुआ तो कोई मसला नहीं, चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर किसी का गलत है ना, तो आप लोगों ने मुझे भी बताना है कि आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं। 2 यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, सपोज कर लो ये यूनिट वेक्टर जो ऊपर की तरफ होता है ये y एक्सिस का होता है, y बोले तो j, दूसरा बोले तो i x एक्सिस का, ये j अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आसानी हो जाएगी। ये इनका रिजल्टेंट है, लेट्स से। अब ये किसके इक्वल होगा? आप लोग जानते हो कि रिजल्टेंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे x का स्क्वायर, x का मैग्नीट्यूड क्या 1 का स्क्वायर प्लस y का मैग्नीट्यूड क्या j, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज √2। इतना सिंपल सवाल बगैर सॉल्व किए हो सकता था। बताओ भी समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, आई नो दैट, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल जी, आप लोग सही कह रहे हैं। वेक्टर आपके साथ भी मैंने कहा ना कि ये ब्लेंडर हो गया, आप लोग सही कह रहे हैं। वेक्टर एमडी कैट में इंक्लूडेड नहीं, मैंने ये सवाल पेपर में इंक्लूड किए भी नहीं थे, मगर इन टाइपिंग और मे बी फिर देते हुए कोई थोड़ा सा इशू आ गया, तो इसलिए पेपर्स आगे पीछे हो गए। मुझे पता है, मैं आपको वो पेपर भी अभी शेयर कर दूंगा अपनी ड्राइव में जो मैंने आप लोगों के FLP के लिए बनाया था, आप लोग वो भी शेयर कीजिएगा। तो यूँ समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा चीज़ें शेयर करने को, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने को मिल जाएंगी। आई नो द प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड, उससे ज़्यादा एम्बेरसमेंट, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है भी आप लोगों के सामने। सो नो प्रॉब्लम, समटाइम्स ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं यार, आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतने बड़े बड़े सेटअप्स में आ जाते हैं। तो
ये तो छोटी सी मिस्टेक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। Why is not true, what is not true, अभी ये भी देखे ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है कि what is not true of two forces that give rise to the couple। अच्छा जी, कपल में क्या होता है, जरा पहले ये सुन लीजिएगा, ये तो आपके कोर्स से रिलेटेड ही है। कपल क्या होता है, कपल सिर्फ उसी सूरत में लगता है। कपल की डेफिनेशन जरा सुन लीजिएगा, जो हम छोटे होते बच्चों को पढ़ाया करते थे, बच्चे पढ़ा करते थे। कपल ओनली अकर्स व्हेन टू ऑपोजिट फोर्सेस अकर्स या अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। ऑपोजिट फोर्स दो ऑपोजिट या डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही है किसी बॉडी के, तो हम कहते हैं कपल है। हाँ, ऑपोजिट फोर्सेस हो, पहली कंडीशन ठीक हो, लेकिन एक ही पॉइंट पे लग रही हो तो कपल पैदा नहीं होगा। हाँ, अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हो, दूसरी कंडीशन ठीक हो, लेकिन ऑपोजिट ना हो, यानी पहली कंडीशन ठीक ना हो, तो भी कपल नहीं लगेगा, ये कपल नहीं लगाएगा। कपल सिर्फ उसी सूरत में लगे। ओके हो गया, सही से घुमा दें, पेपर उस तरफ आपके पास है। ओके ओके ओके। अच्छा जी, उसके बाद इसमें करेक्ट ऑप्शंस कैसे, दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। दे बोथ एक्ट एज द सेम पॉइंट, तो ये बात गलत है। मैंने कहा था कि दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट पॉइंट्स। दे बोथ एक्ट एज द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे लगती हैं। दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, ज़ाहिर है इक्वल और ऑपोजिट होती हैं। तो सारी बातें ठीक हैं, सिर्फ एक बात गलत है। वो बात गलत क्या है, द बोथ एक्ट एज द सेम पॉइंट। तो उसने पूछा भी यही था कि भाई गलत बात कौन सी है वो बताओ। तो ये बात आपसे वीडियो स्टक अब हो रही यार, अब तो ठीक होगी ना, मेरा ख्याल है अब तो ठीक हो गई है ना। लें जी, आपका कुछ 150 मैसेज आ गए, थोड़ा से आहिस्ता से दोबारा बता दें। सानिया बेटा दोबारा क्या बताऊं, सानिया बेटी ने पूछा। सानिया बेटा इफ़ यू आर बहुत स्पीडली बोल गए। बख्तावर मेरी बहन, नुमान खान, अच्छा जी चले जी। ये बख्तावर को थोड़ा सा इशू आ गया पिछले सवाल में, वो दोबारा बताता हूँ। बख्तावर बेटा ये हालांकि आपका तो सवाल नहीं था, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड तो सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। दो यूनिट वेक्टर्स जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपको पता है। जब ऐड करते हैं तो एक्स एक्सेस प्लस वाई एक्सेस के इक्वल होता है। आपका ये सवाल नहीं है, एमडी गेट का सवाल नहीं है। वॉइस कटिंग स्टक, जरा घुमा दे। अब नहीं शायद स्टक होगी, हम जरा देखिएगा, वीडियो बार बार रुक रही। मैंने फिर कोशिश करवाई है, ठीक हो जाएगा। जी हाँ ना बेटे, मैं करवा दूंगा। खसूसी दम की ज़रूरत लग रही जी, मुझे तो पता नहीं, एकदम नाक में दम की ज़रूरत लग रही। अनीसा बेटा अब देखिएगा, आई गेस अब नहीं हो रही, अब तो ठीक है, बिकॉज मैं खुद बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ। आपको 4 सेकंड लगे मोहम्मद सद, मुझे किस चीज़ को 4 सेकंड लगे, ठीक है ओके। लारिश, गुड नेम। आसानियाँ बेटा ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला कहाँ से आया, फार्मूला आया है हाइपोट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से। तो आपके सिलेबस में तो ये बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवा देता हूँ। हाइपोट का स्क्वायर, हाइपोट फाइंड करना है ना, ये रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के जे का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 अंडर रूट। सो हाइपोट बोले तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। सानिया ठीक है, चलिए शुक्र है जी, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ ना ये एक मोहब्बत है टेक्निकल इश्यूज़ की, ख़ास खसूसी मोहब्बत, खसूसी प्यार है कि मेरे लेक्चर में कोई ना कोई फड्डा होना होता है। सवाल नंबर 3 है, द डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट पी वी सेम एज दैट ऑफ। इस सवाल को कहीं पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, सवाल को कहीं पर लिख लें। हाँ अगेन स्टक, मैंने रोना शुरू कर देना सर, ये फिर स्टक हो रही है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। चलें जी ठीक हो गए, नहीं हो रही तेरी बच्चा, आपके नेट का इशू है शायद, इस वजह से स्टक हो रही है। तो आप अपना नेट रिफ्रेश कर लें। आपसे ज़्यादा बेटा नहीं बेटा मैं परेशान हो रहा हूँ। चलें जी वापस आ जाए, तीसरा सवाल डिस्कस कर रहा था। तीसरा सवाल क्या है जी, अच्छा थोड़ा सा बहुत वो कर लें, वो क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज, यस कॉम्प्रोमाइज कर लें। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम टेक्निकल इशू बिकॉज आई हैव सक्सेसफुली वेस्टेड हाफ एन आवर फॉर दिस 3 MCQs। अगर तो कोई इशू प्रजिस्ट करता है, अगर तो इशू रहता है, तो इस इशू का हल ये है कि जब आप दोबारा लेक्चर सुनेंगे ना इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा। तो क्लियर शो हो रहे मुताहिर, पता नहीं फिर क्या हो रहा है। तो नहीं जी, आते हैं जी बात की तरफ। तीसरा सवाल था, डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट पी वी इज सेम एज दैट ऑफ।
जो पीवी प्रोडक्ट है, पीवी, इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? जो पीवी है इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं? पीवी आपने कहीं देखा हुआ है? यस, आपने पीवी देखा हुआ है चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में एक टॉपिक था हीट एंड द वर्क डन। वहां पे आपने कहा था कि वर्क डन बाय द हीट इज इक्वल टू पीवी। सो पीवी बोलो तो वर्क डन, पीवी की डायमेंशंस वर्क वाली होती हैं और एनर्जी वाली होती हैं। ओके, तो एनर्जी इसकी ए ऑप्शन ठीक थी। किसी किसी बच्चे ने मोमेंटम भी लगाया हुआ था, अल्लाह भला करे उस बच्चे का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉट प्रोडक्ट? कौन सा डॉट प्रोडक्ट नहीं है? देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने एग्जांपल्स करवाई थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डॉट प्रोडक्ट था। इसलिए ये फायदा हुआ ना कि मैंने एग्जांपल साथ साथ लिखवाई थी। अरे यार, तुम लोग तो हो ही नहीं वेक्टर वाले, तुम लोग को मैंने कहाँ से लिखवाई थी? तो ईकेट वालों को लिखवाई थी। चलो इस सवाल को छोड़ दो, ये वेक्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का नहीं है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। सो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डॉट प्रोडक्ट? आपका ताल्लुक नहीं है इस सवाल से, आगे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपके कोर्स में नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 32.32 into 10 raised to power 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आप में है 32.32, 32.32, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। 32.32 ये लिखा हुआ है ना, 32.32 into 10 raised to power 5, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट, तो कुल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। एक्सेलरेशन होती है वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है बेटी, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर नहीं होती। चैप्टर नंबर 5 शुरू करवाऊंगा ना, वहां पे बताऊंगा इंशाल्लाह इसी जन्म में चैप्टर नंबर 5 करवाऊंगा, अल्लाह करे। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम executing simple harmonic motion is increased by 21, then the percentage increase in the time period of increased length is। यार ये सवाल बड़ा मजे का, सवाल को जरा देख लें। ये सवाल सिर्फ समझाने के लिए बताने लगा हूं, बड़ा मजे का सवाल है, जरा गौर से देखिएगा। कहते हैं जो सिंपल पेंडुलम है ना, उसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। यार ये सवाल जरा तसल्ली से जरा सुन लीजिएगा, फिर इस पर कमेंट कीजिएगा। आई वांट यू टू जस्ट प्लीज ए लेवल्स की बुक बता दें। हमने बेटी ए लेवल्स की मैं 2 से 3 किताबें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ। एक तो है मैं नाम लिख देता हूँ, रेड स्पॉट 1000 MCQs, ओहो 1000 MCQs, ये लेवल की बुक है। फिर है पियर्सन, इसमें से MCQs पकड़ रहा हूँ। फिर जी इंडियन ऑथर्स है, इसका ऑथर है मैकग्रॉ-हिल की किताब है, इसका मतलब इसका पब्लिशर मैकग्रॉ-हिल है। आपकी वो ये 3 बुक्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। ऑनलाइन आप मुझे थोड़ा सा तलाश करें तो शायद मिल जाए। मेरी एनर्जी नहीं डाउन, मूड अपसेट हो जाता है बाजू का अरूशे, तो एनर्जी इज ओके, एनर्जी इज वेरी गुड, फाइन। जीएस शिराज, मुझे यकीन करें आपसे ज्यादा इस चीज का इशू है। शायद हम जिस चीज हम, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम जिस चीज से डरते हैं, हमें जिस चीज का खौफ होता है, जो चीज हम नहीं चाहते हो, अक्सर वो हो जाती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ माई नाइट मेयर की मेरी कोशिश होती है कि मेरा लेक्चर है स्मूथ मक्खन की तरह जाए, मलाई की तरह, जैसे ग्रीस लगाया हुआ, जैसे तेल लगाया हुआ, एकदम सही मुलायम ऐसे जाए। लेकिन होता क्या है मेरे साथ, आप समझ सकते हैं। मैं तो ग्रीस और ऑयल की बात करूं, लेकिन मेरा तो लेक्चर ऐसे जाता है जैसे पता नहीं सीमेंट की दीवार के ऊपर हाथ रगड़े तो जैसे हाथ फंसता ना, हाथ रगड़ा जाता है, वैसे मेरा लेक्चर रगड़ा जाता है। तो मैं ये बुक्स फॉलो करता हूँ। ये किसी बच्ची का क्वेश्चन, आमना का शायद क्वेश्चन था। तो हाँ, सवाल ये था कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ये सवाल था। हाँ, अब इसमें याद रखिएगा, हम जब कहते थे कि लेंथ को डबल किया तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, हम कहते थे जब लेंथ को डबल करेंगे तो 2L ओवर G, ये 2 बाहर आ जाएगा, जो नया टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी अंडर रूट 2 इंटू टी। ये बात आपने पहले पढ़ी हुई है। अब सवाल मुख्तलिफ है, ये सवाल पूछ लिया गया अब परसेंटेज के हवाले से। कहता है लेंथ में जो इंक्रीज आया ना, वो 21% इंक्रीज आया। यार बड़ी मजे की बात है, ये सवाल बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट, बड़ा मजे का सवाल, समझ लेना। अगर तो आप पी लें, भले आप पी लें, आप अगर तो ये सवाल समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। रमशा, आपको किसने का रेड स्पॉट में मिस्टेक होती है? ये पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब नहीं, लेवल्स की किताब है। पंजाब टेक्स्ट में मिस्टेक्स होती है, उसमें नहीं होती। हाँ, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपके बहुत ऊपर से गुजर जाएंगे। रेड स्पॉट के सवाल फॉर एग्जांपल 30% शायद आपको समझ में आ जाए,
जी के शायद 5% सवाल आपको समझ में आए, पियर्सन के शायद आपको 10% सवाल समझ में आए। अच्छा मैं वापस आता हूं, जब आपको परसेंटेज में इंक्रीज गिवन हो, पावर इसको लिख सकते हो ना 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी की पावर 1/2। तो आपने क्या करना है, अगर परसेंटेज में इंक्रीज गिवन हो लेंथ का, तो जो पावर हो उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे। तो टाइम में इंक्रीज कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय दिस पावर 10.5। उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा लिखा जो मैंने यहां पे, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। सो पॉइंट क्या है जी, अगर तो आपको परसेंटेज में इंक्रीज लेंथ का गिवन हो तो आपने पावर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, पावर मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज। सिंपल। मैं दोबारा यहां पे कहीं पे लिख भी देता हूं। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, पावर इज 1/2। आपको परसेंटेज इंक्रीज गिवन है तो आपने पावर यानी कि पावर को पावर मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज। पावर बोले तो 1/2, परसेंटेज इज 21%। व्हाट इज द इंक्रीज इन टाइम, 10.5%। ठीक है, ये एक टिप दे दी मैंने आपको, बता दिया। बैटरी चेंज कर लें, सारी कायनात की आफतें मेरे ऊपर आनी है इस लेक्चर में। शुक्र है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नहीं गिर गया इसी मेरे लेक्चर में। शुक्र है तारिक अजीज साहब ने मेरे लेक्चर में फौत हो गए, नूर जहां मेरे लेक्चर में फौत नहीं हो गई, और भी कोई चीज शायद होनी होगी। तो पेट्रोल भी महंगा मेरे लेक्चर के दौरान ही हुआ था। ओके हो गया सर जी, चले आगे चलते हैं। अगला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज जी। अब यहाँ पे जी के ऊपर नुक्ता बनाया हुआ है, ये जी डिग्री लिखा हुआ है, हालांकि मैंने सवाल में इस तरह लिखा था, पेपर में जो मेरे पास है उसमें इस तरह लिखा हुआ है, वी चेंजेस एज जी की पावर एक्स वाई की पावर वाई विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हिज हाइट, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ये वैल्यू ऑफ पी और क्यू लिखी हुई थी, जी की पावर पी और एच की पावर क्यू। ये सवाल दोबारा समझाता हूँ, जरा दोबारा सुनिएगा। यकीनन आपको सवाल समझ में नहीं आया होगा, अगर आपके पास टेस्ट है तो समझ में आएगा। सर जी आप तो डिप्रेशन में ही चले गए, मैं पता नहीं कहां कहां चला गया हूं। अच्छा जी जरा देखिएगा, सवाल था कि जी v जो है ना वेलोसिटी, इट चेंजेस लाइक इट इज प्रोपोर्शनल टू g की पावर p एंड h की पावर q। तो बताओ भाई p और q की वैल्यू क्या है। ये फ्री फॉल का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पता है मैंने कहां से लिया है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है थर्ड इक्वेशन से। आपको थर्ड इक्वेशन फ्री फॉल के लिए बताई थी कि अगर ऊपर से कुछ चीज नीचे गिरे, देखो फ्री फॉल का सवाल है, ऊपर से कुछ चीज नीचे गिरे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो थर्ड की इक्वेशन क्या होगी, 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi स्क्वायर। ऐसे ही है ना, आप 2a की जगह करो g, s की जगह करो h हाइट, v की जगह करो vi तो हो गया ना 0, तो वेलोसिटी vf हो गया। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। आपको पता है कि कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, g की डायमेंशंस क्या होंगी मेरी जान, g की डायमेंशंस 1/2, h की डायमेंशंस ये पावर 1/2। सो g की पावर भी 1/2, h की पावर भी 1/2। सिंपल आपने ये लिखना था। तो करेक्ट ऑप्शन था 1/2 1/2। ये गलत कुछ बच्चों ने किया हुआ है तो ठीक कर लीजिएगा। सर 21 कहाँ से आया, 21 पे तो मैं भी आया नहीं, मैं तो भी 7 पे हूँ मेरा बच्चा, मैं पहुंचूंगा ऐसा वहां पे। 8वां सवाल देखिएगा, 8वां सवाल इज वंस अगेन इंपॉर्टेंट। 8वां सवाल मेरा फेवरेट सवाल है, और लकीली ये सवाल मैंने पेपर में डाला हुआ था और ये आ गया। ये मेरा ख्याल है गलती हो गई एग्जामिनर से पेपर बनाने में कहीं पे, कि वही क्वेश्चन आ गया जो डाला था। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल एट द टाइम to make angle 45 with x-axis. After 1 second it makes angle of 60 degree with the time axis. The acceleration of particle is। ये सवाल बड़ा मजे का, ये सवाल जरा दोबारा देखिएगा। सर एक कमेंट पीछे है, मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था जी, ऐसे ही शाबाश। ये सवाल जरा दोबारा देखिएगा, सवाल मैं बच्चों को बता दूं। कहते कि जो ये सवाल ना टाइप गलत हुआ हुआ, मैं आपको सवाल के सही, ये सवाल मैं आज सही किया लेकिन टाइप फिर गलत हो गया, मतलब गलती तो करनी है ना हमने।
सवाल जरा सुनिएगा। सवाल कुछ इस तरह से, असल में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t मेक्स एन एंगल 45 विद द टाइम एक्सिस। कहते हैं कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो एक खास वक्त के लिए 45 डिग्री बना रहा है। ये जो 45 डिग्री ऐसा ग्राफ है, और फिर कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद आफ्टर 1 सेकेंड इट मेक्स 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। थोड़ी देर के बाद अगर टाइम एक्सिस ऐसे है ना, पैरेलल है, ये देखो ये टाइम एक्सिस पैरेलल है, तो वो 60 डिग्री जज्बाती हो गया, 60 डिग्री का एंगल बना लेता है, यानी कि थोड़ी देर के बाद ये एंगल 60 डिग्री हो जाता। अच्छा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है, ये बात समझने वाली है। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या होगी। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है डी टी। यार ये बड़ा ही मजे का सवाल है, मेरा पसंदीदा सवाल है। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ। सवाल समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ ना, सवाल समझ में आया, फिर मैं इसके सोल्यूशन पे जाऊंगा। कि सवाल समझ में नहीं आया तो सवाल तो फिर सोल्यूशन पे जाने का फायदा नहीं है। सवाल क्या है, सवाल दोबारा सुनो, जो बच्चे सुन रहे हैं अभी कमेंट नहीं करे। सवाल ऐसे कि मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी y एक्सिस पे डिस्टेंस है, x एक्सिस पे टाइम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 1 सेकंड के बाद ये एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या है। कितनी मजे की बात है। हालांकि मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकती। एक्सेलरेशन कैसे आती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब इसमें से आपको करना क्या है, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। तो यहां पे दो वेलोसिटियां गिवन है, दो ग्राफ आ गए ना, ये वेलोसिटी vi है, ये वेलोसिटी vf है। सो आपको दो वेलोसिटियां यहां पे गिवन है और टाइम भी बता दिए कि आफ्टर 1 सेकेंड। तो vf फाइंड करो, vi फाइंड करो। तो फॉर्मूला यहां पे तुम क्या लगाओगे, vf माइनस vi ओवर t। vf क्या है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ इज v। इसकी स्लोप क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, मैंने बताया था स्लोप होती है tan थीटा। tan 60 डिग्री बोले तो √3। बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है। नुमान खान जान जरा बताओ मुझे, बात समझ में आती है? नुमान, बात समझ में आती है? क्लियर है? तो अब इसकी स्लोप क्या होगी, vi की स्लोप क्या होगी 45। इसकी स्लोप भी है tan थीटा, tan 45 बोले तो 1। अब तुम्हारे पास vi 1, vf √3, तो एक्सेलरेशन क्या होगी √3 माइनस 1 ओवर 1 बोले तो √3 माइनस 1। ये है करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द एंट्री टेस्ट, दिस इज वेर यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब था। ठीक है, आगे चलूं। नहीं वो नुमान खान जान नहीं, नुमान खान क्या था वो, ठहर हो गया, मुझे याद नहीं आ रहा। नुमान खान द लेजेंड। ठीक है नुमान खान, तो आगे चलते हैं। सईदा क्या नहीं, सईदा बेटी समझ आया? तंजीम ताजीन को समझ में आ गया, तैयबा को भी आ गया। सर एक कमेंट पीछे है, तैयबा वो आपका कमेंट बहुत ऊपर था। ठीक, चलें समझ में आ गए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट हैव द सेकंड एज इट्स बेस यूनिट। बड़ा मजे का सवाल। कहते हैं कि जो आपके सामने ऑप्शंस लिखी हुई है, किस ऑप्शन में सेकंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पहली ऑप्शन है 1/f फ्रीक्वेंसी, तो तुम देखो 1/f फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेकंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेकंड आ गया, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकती। दूसरा दूसरा सवाल, दूसरी ऑप्शन बड़ी मजे की है। दूसरी ऑप्शन है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। कोई बता सकता है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है? जब स्लोप वाले पॉइंट पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। सही था? अगर समझ नहीं आई तो बेटी मुझे बता, मैं दोबारा बता दूं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि सी मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? चैप्टर नंबर 12 लास्ट टॉपिक। रिपीट मोहम्मद साजिद, अच्छा रिपीट कर देते हैं यार, कोई टेंशन नहीं, भी हो जाते स्टकिंग। अनीसा, तुम अल्लाह का वास्ता नेट की फीस टाइम पे पे कर दिया करो, या टाइम पे पैकेज करा लिया करो, या पैकेज करा के छत पे चली जाया करो जहां तुम्हारे सिग्नल प्रॉपर आ रहे हो।
तो वीडियो स्टक, मेरे सिग्नल्स का इशू है, कोई खिड़की खुड़की में आ जा मेरा बच्चा। हाँ जी, टाइम। सो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट में मैंने बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने बताना था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इज चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। सो इसके यूनिट भी सेकंड्स ही है। सो ये दूसरी ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तैयबा 1 नहीं होता। वीडियो फिर स्टक हो रही, तो नवर साहब वीडियो देखिएगा। मेरे ख्याल में ना बच्चों ने मेरी छेड़ बना दी है। स्टक स्टक कहते हैं, मैं उधर ही चढ़ जाता हूँ। और है या बाहर निकल आया करें कि कहीं पे आपका जो है वो इंटरनेट सिग्नल ना हुआ करेगा, तो आप 3G यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके बाद था लेंथ। तो भाई खाली लेंथ में यूनिट्स होते हैं मीटर। सो लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कहीं भी सेकंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। और अगर आप लास्ट ऑप्शन देखें तो मास ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जब हमें जवाब मिल जाए ना तो वही ठीक जवाब होता है। तो लेंथ में सेकंड्स नहीं है, यही पूछा गया था कि किसमें सेकंड्स नहीं है, तो लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बख्तावर, जब मैं चुप होता हूँ तो आज ना मेरे सितारे मेरे साथ नहीं है, तो आज जो है ना वो दिन बहुत खराब है, आज वो है पनौती दिन है। तो ले यार अगला सवाल है बॉडी। यार वो एक बेटी को ना सवाल में इशू था, रिपीट करते हैं, वो मैं स्लोप वाला सवाल दोबारा करवा देता हूँ। मेरी 1-2 बच्चों को ना वो सवाल का इशू था, वो सवाल मैं दोबारा करवा दूं। 1-2 बच्चों ने कहा था कि वो, मुझे अब याद नहीं किन बच्चों ने कहा था, मगर मुझे इतना याद है कि वो सवाल बच्चों को इशू कर रहा था, तो दोबारा करवाया तुम दोबारा देखिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डी ऊपर टी नीचे। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ 1 सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा ही उठ गया जरा। 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए जो ग्राफ है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। कहते हैं 1 सेकंड के बाद वो जो ग्राफ है वो इट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री लाइक दिस। कहते हैं बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या? तो देखो यार एक्सेलरेशन का तरीका क्या है, हाउ कैन यू फाइंड एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज vf माइनस vi ओवर टी। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन तो नहीं आती, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन तो नहीं आती, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आती है। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। इस पहले वाले ग्राफ से वी आई इनिशियल वेलोसिटी आएगी, दूसरे ग्राफ से वी एफ आएगी, वी एफ माइनस वी आई। एक्सेलरेशन इज वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो पहले ग्राफ की स्लोप क्या होती है? स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। तो थीटा गिवन है यार, देख टैन 60 डिग्री अंडर रूट 3, ये है टैन 45 इज इक्वल टू 1, वी एफ इज अंडर रूट 3, वी आई इज 1, VF is under root 3, VI is 1 minus 1 over 1, तो एक्सेलरेशन आ गई अंडर रूट 3 माइनस 1। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मेरा गलत क्या हुआ? अरुषे आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आई। काश बिहारी में भी हो जाए बारिश, आमीन। आप लोग बिहारी से हैं? अच्छा जी। सर हमारा लेंथ वाला रॉन्ग था, तो आपने लगाया गलत हुआ था या वो क्या कहते हैं उसे, की रॉन्ग थी? की रॉन्ग नहीं हो सकती, इस वक्त की मेरे सामने खुली हुई है, इसकी की लेंथ ही थी, इसका करेक्ट ऑप्शन भी लेंथ ही था, तो हो सकता है कि आपने लगाया गलत हो। आगे चलता हूं। अच्छा सवाल नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन का। सो वो मैं भी नहीं करवा रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि मैंने अभी करवाना है, तो उसको मैं भी छेड़ नहीं रहा। प्रोजेक्टाइल मोशन फिलहाल छोड़ दें। और मैं आपको वैसे मजे की बात बताऊं, आपस की बात, ये सवाल आया हुआ है एमडी गाइड का क्वेश्चन है। अब सवाल नंबर 10 जो था ये पास पेपर का क्वेश्चन, उसको लिख लेना, उसको मैं करवाऊंगा बाद में आराम से। अब ऑल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया, व्हेन इट रिटर्न्स द ग्राउंड इन 3 सेकंड्स द इनिशियल वेलोसिटी इज। ये 3 सेकंड्स के बाद नीचे वापस लौटा, तो बताओ भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? देखो यार इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान सवाल है। देखो समझाता हूं, ये भी फ्री फॉल का क्वेश्चन है। ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे आया, सारे के सारे सफर में कितनी देर लगी? 3 सेकंड। तो भाई 1.5 सेकंड लगा होगा इसे ऊपर जाते हुए और 1.5 सेकंड लगा होगा इसे नीचे आते हुए। अब तुम चाहो तो इसे अपवर्ड मोशन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, और अगर चाहो तो डाउनवर्ड फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। तो अब हमने सॉल्व कैसे करना? मिसाल के तौर पे हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसे अपवर्ड के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अपवर्ड पे वी एफ क्या हो जाएगी? 0, टाइम के 1.5 सेकंड्स, ए क्या है? माइनस जी के इक्वल। तो मैं वी आई कैलकुलेट करनी है, कोई मसला नहीं। हाउ कैन यू कैलकुलेट?
you will just use first equation of motion, Vf is equals to Vi plus 18, ऊपर जा रहा है Vf 0, Vi फाइंड करनी है, माइनस A क्या है 10 अप्रोक्सीमेशन के लिए, T कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा, ये इस तरफ लें 15 इज इक्वल टू Vi, तो इनिशियल वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। ये गलत होगी, कम मसला, लेकिन देखें आपको सवाल तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल है, अ बॉडी वेइंग 500 न्यूटन इज सिटिंग ऑन अ सी सॉ एट 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट, व्हाट शुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पिवट एट 4 मीटर अवे। अच्छा, कितनी मजे की बात है, इस सवाल में एक डायग्राम थी, वो डायग्राम ही नहीं ड्रॉ की गई, मैं डायग्राम जरा देख लूं। ये सवाल तो नहीं कहां से आ गया है, तो सवाल तो मैंने दिया ही नहीं था। खैर चलें सवाल को देखते हैं। अ बॉडी वेइंग 500 न्यूटन इज सिटिंग ऑन अ सी सॉ एट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम पिवट पॉइंट, व्हाट शुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द अदर साइड ऑफ पिवट एज एट 4 मीटर्स अवे। अच्छा, ये सवाल जो ना, ये इस सवाल में बहुत ज्यादा इशू है, इस सवाल को छोड़ दें। इस सवाल, ये सवाल तो मैंने दिया भी नहीं था, ये इसमें कोई मिस्टेक हो गई, पता नहीं कहां से आ गया सवाल। इस सवाल में इशू ये है कि एक तो लेंथ ऑफ सीसॉ नहीं गिवन, और दूसरा ये भी नहीं गिवन कि क्या सीसॉ इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। तो इससे आगे चलते हैं, इसे मूव ऑन करते हैं, ये सवाल करेक्ट नहीं है। सर क्वेश्चन पेपर अपलोड करवा दें। सैयदा बेटी, मैं जो है ना पेपर अपलोड करवाऊंगा, मगर ये वाला अपलोड नहीं करवाऊंगा जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को वो पेपर अपलोड करवा के दूंगा जो मैंने आप लोगों को देना था। वो टफ क्वेश्चंस का पेपर था, यानी वो पेपर था जहां पे आपके माइंड की एक्सरसाइज होनी थी, जहां पे आपके दिमाग की कसरत होनी थी, जो आप पेपर सॉल्व करते और मुझे डिस्कस करवाने में भी बड़ा मजा आता है। और मैंने क्वेश्चंस बड़ी बड़ी जगह से तलाश करके, ब्लेंड करके, मिक्स करके फिर पेपर में डाले थे। ऑल्दो कि वो मेरी मेहनत वो कहते हैं ना खोता गया खूब में, वो सीन हो गया। चलिए खैर, कोई मसला नहीं। अगला सवाल पढ़ते हैं जी। सवाल है, ए फोर्स ऑफ F न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन A in a body of mass m, then to produce an acceleration equal to a by 2 the similar force is needed। ये सवाल बड़ा मजे का कहता है, आपके पास इस सवाल है न्यूटन के सेकंड लॉस F इज इक्वल टू m में से, या अगर थोड़ा आसान अंदाज में बताऊं तो ये सवाल है A इज प्रोपोर्शनल टू F ओवर m से। कहते हैं कि आपके पास जो फोर्स है ना, वो किसी मास m में A एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है। अब कहते हैं कि to produce an acceleration equals to a by 2, the force is similar force is needed in the body of mass how much। अब आपको एक्सेलरेशन कितनी चाहिए, a by 2 is proportional to f over m। so एक्सेलरेशन कितनी हुई, हाफ। एक्सेलरेशन को कम कर रहे हो, हाफ कर रहे हो, मास को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन को हाफ किया, मास को डबल कर दो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 2m। बात समझ में आती है? इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलो फिर आगे चलते। ये क्या कमेंट कर दिया, नुमान खान द लेजेंड, ये क्या कमेंट किया आपने? आपके कमेंट की कुछ समझ नहीं आई, आपको दिमाग में कोई चोट तो नहीं लगी यार? हाँ देखो 250 तो आता है, लेकिन मैं आपको कहा कि इसमें एक इशू है। इसमें एक इशू ये है कि इस कमेंट इस स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कि सीसॉ की असल लेंथ क्या है, और साथ ये भी गिवन नहीं है कि क्या सीसॉ इक्विलिब्रियम में है या नहीं। सॉल्व होकर तो 250 आ जाता है। जिन बच्चों ने सॉल्व किए शाबाश, एक जगह में 502 है और एक साइड पे x और 4 है, तो सॉल्व करोगे तो जवाब तो 250 आएगा, लेकिन आपको श्योर नहीं है कि वाकई इक्विलिब्रियम पे है या नहीं। ठीक है। द हीट जनरेटेड इन सर्किट, हाँ जी ये सवाल जरा देखिएगा। हीट जनरेटेड इन सर्किट इज गिवन बाय Q माइनस, ये सवाल भी जरा, Q माइनस 1 का स्क्वायर RT where I is the current। ये सवाल भी मेरा ख्याल है थोड़ा ठीक नहीं, मैं सवाल देख लूं जरा क्या है सही वाला, अगर तो मेरे पेपर में सही है तो। अच्छा जी, इस सवाल में मिस्टेक होगी। ये सवाल लिखा हुआ है हीट जनरेटेड बाय द सर्किट इज गिवन बाय Q माइनस 1 स्क्वायर RT। ये सवाल Q माइनस 1 स्क्वायर RT नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। ये सवाल है Q इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये सवाल है। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला आप लोगों ने वैसे भी देखा हुआ है चैप्टर नंबर 13 में, से जाउल्स थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। यस,
जाउल्स हीटिंग इफेक्ट है, नॉट जाउल्स थॉमसन, हम सॉरी से कहते हैं जाउल्स हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन है। हाँ जी क्वेश्चन गलत है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने आपको शराज साहब के सामने क्वेश्चन में लिखी थी, क्वेश्चन ये वाली है। तो कहता है where I is the current, R is the resistance and T is the time, the percentage error in measuring I, R and T is 2%, 1% and 1%। तो करंट में कितना जी, करंट में है 2%, R में है 1%, I में है 1%। तो आपको पता है पावर रूल से इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 ऐड हो जाते हैं, बाकी इसके लिए हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6%। ठीक है, सो टोटल एरर इज 6%। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन गलत थी तो यकीनन बहुत सारे बच्चों ने ये गलत किया होगा। इजी है, हाँ जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, शाबाश। फिर उसके बाद द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज गिवन बाय hf where h is the Planck's constant, what are the base units of h सॉरी यार इतना आसान सवाल है। h के यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल सेकेंड्स, जाउल बोले तो ml2 t-2 सेकेंड t हो गया, तो काट दो इसको, ये क्या बन जाएगा ml2 t-1 बोले तो किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमारी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए सॉल्व करने की। सो किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है, यस ओके हो गया। लेट्स मूव ऑन। सवाल नंबर 16, 4 प्रोजेक्टाइल, इसको छोड़ दो, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, अभी करवाना है आपने, मैंने करवाना, सॉरी बात ही हो। फिर सवाल नंबर 17 पे आइए। सवाल नंबर 17 है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अंडर रूट एनर्जी ओवर मास इज सेम एज दैट ऑफ। यार ये सवाल मेरा पसंदीदा सवाल है, एनर्जी ओवर मास, बड़े ही मजे का सवाल है। जरा गौर से देखिएगा, जब आप छोटे थे चैप्टर नंबर 1 पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टॉपिक था डायमेंशंस का, डायमेंशंस वाले लास्ट टॉपिक में एक लास्ट एग्जांपल थी कुछ इस तरह की। वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर एम। जिन बच्चों ने तो ये फॉर्मूला देखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला नहीं देखा हुआ तो वो चैप्टर नंबर 1 के लास्ट टॉपिक की लास्ट एग्जांपल निकालेंगे, फॉर्मूला मिलेगा। अगर ये फॉर्मूला वहां पे देख लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर तो ये फॉर्मूला वहां पे भी देख नहीं पाते, किताब फटी हुई है वहां से, तो चैप्टर नंबर 8 में जहां पे वो करते हो ना स्टेशनरी वेव एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये फॉर्मूला वहां पे भी लिखा हुआ है कुछ ऐसे करके, एफ ओवर एम ओवर एल, तो ये एल ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो खैर इन शॉर्ट ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो यार फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्या फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी नहीं होती या वर्क नहीं होता, एनर्जी ओवर मास अंडर रूट लिया तो वेलोसिटी बोले तो LT-1, ये डायमेंशन बनती है। सो इट वाज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, IQ क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 कहता है कि द एंगल मेड बाय द एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो भाई बीच में एंगल कौन सा बनेगा, देखो यहां पे स्क्वायर ऑफ रेडियस की बात कर रहा है। मैंने 2 एंगल्स पढ़ाए थे, एक प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल में कहा था आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस, सॉलिड एंगल में कहा था सरफेस एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो ये 1 रेडियन बनता है। ठीक है, ये देखें ना सवाल क्या आया, ये सवाल नंबर 19 यार, सवाल नंबर 19 बिल्कुल उसी क्वेश्चन से मैंने डायमेंशन से किया। अब कश्यफ नसीर डायमेंशन से देखें थोड़ा सा लंबा पड़ा होगा, आपको मुश्किल हुआ होगा। देखिए मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं IQ के साथ करना। आपको पता था कि यार एक ऐसी डायमेंशन मौजूद है, आपने उसका रिलेट करके कर लिया, लेकिन आपने सॉल्व करके तो किया होगा, आप अच्छी बच्ची भी आपने जवाब भी सही निकाला होगा, लेकिन इसमें आपको देर बड़ी लगी होगी। जो मैंने आपको तरीका बताया उसमें आपने फटाफट एकदम सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा जी, सवाल नंबर 19 देखिएगा। सवाल नंबर 19 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सवाल नंबर 19 जो है ये अभी रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है उस सवाल के साथ जो थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, डिस्टेंस टाइम वाला ग्राफ। तो सवाल नंबर पढ़ो, जरा तैयार हो, जरा गौर से देखना। सवाल नंबर 19 है
द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दो बॉडीज है, एक 60 डिग्री पे ग्राफ है, एक 30 डिग्री पे ग्राफ है। दिस वन 60 डिग्री, दिस वन 30 डिग्री। और फिर वो कहता है, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द स्पीड इज, इनकी स्पीड की रेशियो क्या होगी। तो यार कोई मसला नहीं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, जरा देखिएगा। tan इसकी स्पीड क्या निकलेगी। अभी मैंने बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू द स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू tan थीटा। इसकी tan 60 √3 निकल आई और ये हो जाएगी tan 30। tan 30 इज व्हाट, 1/√3 होता ना, तो ये रेशियो निकलेगी। सो अभी देखिएगा जरा, tan 60 रेशियो tan 30 √3 रेशियो 1/√3, इसको तो जाके मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √3 3 रेशियो 1। इतना आसान। अगले सवाल पे आओ फिर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड टेक 8 स्टेप टुवर्ड्स ईस्ट एंड 6 स्टेप्स टुवर्ड नॉर्थ। तो पहले तो तुम्हें वो पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है कि हाजा नॉर्थ, हाजा साउथ, हाजा ईस्ट, हाजा वेस्टर्न। अब वो कहते हैं कि ही टेक्स हाउ मच स्टेप्स, अ चाइल्ड टेक 8 स्टेप्स टुवर्ड ईस्ट, एक बच्चा 8 कदम चल के ईस्ट की तरफ जा रहा है। सो दिस इज 8 स्टेप टुवर्ड ईस्ट, 6 स्टेप्स टुवर्ड नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यार, डिस्प्लेसमेंट बोले तो शॉर्टेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कैसे फाइंड करोगे यार, ये भी वेक्टर का सवाल है तुम लोगों का नहीं, लेकिन बता देता हूं। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो करो जरा सॉल्व। 6 का स्क्वायर 36, 64 √100 10 10 जवाब था। ठीक है, 10 मीटर और सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर में बन जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, और कौन सा कैलकुलेटर से नहीं होता। मोहम्मद साजिद बताओ जरा, कैलकुलेटर के बगैर ही तो किया यार, कैलकुलेटर के साथ कौन सा किया, कैलकुलेटर के बगैर ही तो किया। ये तो हो सकता है जी बेटा, सही था, बिल्कुल हो सकता है। साजिद कौन सा है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये तो होगा। अगला सवाल 10 करोड़ के लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल फॉर अ क्लोज सरफेसेस बताया हुआ है 4 पाई SR। मैंने अब ये पाई की जगह n लिखा हुआ है, तो n नहीं है, मैंने वैसे भी आप लोगों को बताया हुआ है कि एक सर्कल में टोटल रेडियंस 2 पाई होते हैं, एक स्फीयर में टोटल t रेडियंस 4 पाई होते हैं, बताया हुआ ना ये। तो दोनों चीज आप लोगों को बताई हुई है। ये ऑप्शन तो थी ही नहीं, यही तो कयामत है। हाँ जी, यही तो क्या होता है अबीबा, ये ऑप्शन थी ही नहीं, ऑप्शन थी अभी बेटा 0.1 मीटर की ऑप्शन थी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, सारे शुरू हो गए। तैयबा 4 पाई, अनीसा हा वेरी फनी, बहुत सही है। अच्छा, उसके बाद आगे चले, विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशंस, किसकी डायमेंशन डिफरेंट है। तो याद रख लीजिए, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। इंपल्स किसके इक्वल होती है, F × T, जो लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। तो याद रखिएगा, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम दे हैव गॉट सेम डायमेंशंस। फिर अगली ऑप्शन है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, L। प्लैंक्स कांस्टेंट बोले तो L की डायमेंशंस क्या होती हैं, जाउल सेकंड्स। H की डायमेंशंस भी जाउल सेकंड्स होती हैं। तो L और H हैव सेम डायमेंशंस। अगला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बोले तो टॉर्क, टॉर्क की डायमेंशंस मोमेंट ऑफ फोर्स न्यूटन मीटर, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डायमेंशन होती है किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर, यानी mr स्क्वायर होता है ना वो, तो उसकी डायमेंशन नहीं है। तो इन दोनों की डायमेंशन आपस में सेम नहीं है। इनके नीचे देखिएगा यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर। यंग्स मॉडुलस भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर होता है और प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। तो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर, इनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं, सिर्फ किसी के सेम नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ फोर्स की सेम नहीं है। आई होप आपको पता होगा। सर 10 CR 100 CR, वो 100 CR के, हाँ जी 10 करोड़ वो सर जी
मैं पर 10 करोड़ जीत गया। अच्छा जी, आप 10 करोड़ जीत गए, क्या बात है। 10 करोड़ में जीरो कितने होते हैं शराज, बताना जरा। मैं कैलकुलेटर से करना चाहा बट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेटर के बगैर होगा यार। कैलकुलेटर के बगैर देखो मैंने करके तो दिखाया, सिंपल नहीं क्या, आसान नहीं, समझ आया कि नहीं आया बताओ भाई। मोहम्मद साजिद का समझ आया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। 5 मिनट और लूंगा यार तुम लोग हैं। अगले सवाल है, if L, R and C denote the induction resistance and capacitance respectively, then the unit of L over R। बताया था L over R किसके यूनिट है, L over R यूनिट होते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के, यानी टाइम के। ऑप्शंस में देखें टाइम कहीं नहीं लिखा हुआ, ऑप्शंस में लिखा हुआ R L C R C, तो R C भी टाइम होता है, R C भी टाइम और L over R भी टाइम, सो दोनों के इक्वल हो गए। सवाल नंबर 23 पे आता हूं। सवाल नंबर 23 में छोड़ गया था, the quantities L over R where L and R stands for inductance and resistance respectively, then the same dimensions as those of time। so देखें 23 सवाल और 24 सवाल दोनों सेम थे, दोनों डिस्कस हो गए। नो वॉइस, वॉइस चल रही है यार, मुझे आ रही है वॉइस। ओके, वॉइस इज डैम ओके, वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज बेहतरीन। अच्छा, फिर आ गया 25वां सवाल। A body is falling under gravity. The distance covered by the body in first second, second second and third second। नहीं, सॉरी मैं गलत पढ़ गया। सवाल है जी, दोबारा पढ़ता हूं। कशफ नसीर, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या फर्क है मैं बताता हूं आपको, जब नंबर 5 शुरू करवाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगा। अभी जब टेस्ट के बाद, डिस्कशन के बाद फिर बता देता हूं। A body is falling under gravity. The distance covered by the body in first second, second second and first second and third second। अब मैंने यहां पे क्या बोला, the distance covered in first, second and third second। इसमें फॉर्मूला लगना था n स्क्वायर का, तो 1:4:9, ठीक है। तो यह फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड इज 1, 4 और 9। अगर ये लिखा होता फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, तो फिर इसमें चलनी थी रेशो 1:3:5:7। अब लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, अब इसमें चलेगा 1:4:9। फरखंदा ठीक है, पॉइंट समझ में आया। फरखंदा, इसमें फरखंदा और हबीबा से मैं मुखातिब हूं। फरखंदा बेटी, सवाल था द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड। सवाल जरा मैं दोबारा देखूं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, यस मैंने सवाल देखा ना, मुझसे भी मिस्टेक हो गई। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, यस सॉरी, आई एम सॉरी, 1:3:5 इसका जवाब। आप लोग ठीक हैं जी, आप लोग ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड का ये पूछा हुआ, मैंने गलत प्रिज्यूम कर लिया। आप लोग ठीक हैं जी, माफी, यल्ला माफी, गलती हो गई। A density of cube is measured by measuring, ओके ओके सही बात, ठीक है। शिद्दत के साथ को याद कर रहा है, हाँ जी ठीक हो गया, सही है, मैंने गलत प्रिज्यूम कर लिया था। द डिस्टेंस ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मास एंड लेंथ इज 3% and 2% respectively, the maximum error in its density is, देखो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मेरी जान वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ बोले तो क्यूब है, तो लेंथ क्यूब, लेंथ का क्यूब। मास में कितनी है जी, मास में है 3%, लेंथ में है कितनी 2% की पावर 3। पावर रूल से पहले नीचे सॉल्व कर लो, 3 2 6, ठीक है, ऐसे है ना। तो नीचे 6 ऊपर 3 ऐड हो जाएंगे, 6 + 3 बोले तो 9%। सो टोटल अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी इज 9%। जी ठीक है,
मोहम्मद साजिद सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लगेगा जी बेटा। सवाल नंबर 27, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस इज 2%, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज। ये सवाल तो मैंने करवाया भी था। वॉल्यूम बोले तो 4 स्फीयर की बात करें ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब पावर फार्मूला लगाओ 3 into 2 बोले तो 6%। गॉट इट। द वेलोसिटी, मैं कमेंट देख लूं। तैयबा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बता दें। तैयबा सवाल क्या आपका, दोबारा पूछिए सवाल। सवाल मुझे आपको समझ नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बता दूं, क्या बताऊं, क्या बताऊं? शाबाश बख्तावर, शाबाश नुमान, शाबाश शिराज, दानिया, शाबाश हबीबा, गुड। मरियम गुड। तैयब गुड। तैयबा, सॉरी तैयब नहीं, तैयब इज द नेम ऑफ माय सन। ठीक है साजिद, गुड, ग्रेट, गुड। तैयबा बेटी मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। नुमान खान, लेजेंड द नुमान। और ठीक है नुमान, 6 ठीक है। पागल हो गया अब नुमान भाई, मैंने पढ़ लिया कमेंट। नहीं जी, सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ता हूँ। जब तक नुमान के कमेंट आई जा रहे हैं, बेटा आप मुझे सवाल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा जवाब। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फॉर सेम टाइम, फॉर सम टाइम, सेम टाइम लिखा हुआ, हालांकि सवाल सही था। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस फॉर सम टाइम देन रिमेन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज अंटिल इट कम्स टू द रेस्ट। तो ग्राफ कैसा बनेगा यार, देखो, इंक्रीजेस फॉर सम टाइम देन रिमेन कांस्टेंट देन डिक्रीजेस टू रेस्ट। तो डू यू नो इस शेप को क्या कहते हैं? शेप का नाम है ट्रापीजियम। इस शेप को ट्रापीजियम कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रापीजियम बनेगा। ओके, चलें, मैं ये सवाल जो है ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला, ये सबको क्लियर कर देता हूं। मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा। सर जी ग्लिच हो गया था। ग्लिच, ग्लिच क्या हो गया? मैं अभी करता हूं, मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी करता हूं। 2 का क्यूब 6 होता है क्या? मेरा पुत्र 2 का क्यूब नहीं लेना। पावर रूल बोले तो पावर मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। मेरा शहजादा बच्चा, ये मल्टीप्लाई होगा सानिया। पावर रूल, पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद में वो सवाल शेयर करवा के आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला क्लियर करके आ जाऊंगा इंशाल्लाह। एन एयर फ्लाइज 400 मीटर ड्यू नॉर्थ। कहते हैं जहाज है, जहाज। एन एयरप्लेन फ्लाइज 400 मीटर ड्यू नॉर्थ। कहते हैं कि एक जहाज है, वो नॉर्थ जाता है कितना, 400 मीटर, एंड देन फ्लाइज 300 मीटर साउथ। और ऊपर वाली नॉर्थ होती है और नीचे वाली साउथ होती है। अब वो कहता है कि वो 300 मीटर वापस आ जाता है साउथ में। तो असल में वो कितना गया, 400 पहले आगे गया तो 300 वापस आ गया। जो प्लस माइनस वो तो कैंसिल हो गया। तो नॉर्थ में कितना रह गया, सिर्फ 100 मीटर रह गया। बात समझ में आई? ये बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह मैं आपसे कहूं यार, आप 10 कदम चल के नॉर्थ की तरफ गए हो और 7 कदम चल के वापस साउथ आ गए हो, तो आपके कदम असल में कितने चले गए, डिफरेंस कितना आया, 10 नॉर्थ 7 वापस साउथ। तो असल में 3 कदम आप चले हो। इसी तरह 400 मीटर ऊपर गया, 300 वापस आ गया, तो वो 300 कैंसिल हो गया, 400 में से और बाकी सिर्फ 100 बचा। फिर आगे कहते हैं देन फ्लाइज 200 मीटर अपवर्ड, 1200 मीटर अपवर्ड। अब वो कहता है कि सपोज करो ऐसे 1200 मीटर ऊपर की तरफ हो रहा है। ऐसे मैं समझाता हूं। so, देखो मैं अपने जहाज के साथ समझाता हूं। सपोज करो ये 100 मीटर आगे गया, दिस एंड 12 मीटर अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ गया। तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये वाली लाइन ऐसे कहानी बनेगी। ये देखो जरा, यानी ये हो गया वो 100 मीटर
और ये जो ऊपर की तरफ गया था 1200 मीटर, ये वो है, तुम्हें ये बताना है ये क्या है। तो यार देखो फिर वही बात, कैसे आएगा, अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो और जवाब निकाल लो। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या होता है, यू कैन डू इट यार। 100 का स्क्वायर 10,000 और प्लस 1200 का स्क्वायर जो होगा इट विल बिकम 14400। सॉल्व करके जवाब निकाल लोगे ना, इसको सॉल्व करके जवाब निकाल लेना। तो मेरा ख्याल है इसका जवाब आएगा आई गेस 1300 मीटर आएगा शायद। सॉल्व करके जरा देख लीजिएगा क्या आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, उसकी की भी नहीं है और मेरे पास अभी टाइम भी कम है, तो यू कैन सॉल्व इट, कर लोगे ना सर। क्वेश्चन नंबर 27 समझा दें रूशी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या मेरा बच्चा? ओके अरुषि बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 27 भी करा देता हूं। ये अरुषि बेटी के लिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। वो कहता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, रेडियस में अनसर्टेनिटी है 2%, तो वॉल्यूम में क्या होगी? उसके लिए अरुषि बेटा आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इनकी तो डायमेंशंस या इनकी तो अनसर्टेनिटी होती नहीं, वो होती है सिर्फ किसी क्वांटिटी की। क्वांटिटी में आर क्यूब है, आर में कितनी है 2%, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2%, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टोटल आ जाएगी 6%। गॉट इट? बात समझ में आती है? अच्छा, उसके बाद आखिरी सवाल, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हैज 2% अनसर्टेनिटी एंड मास हैज 1% अनसर्टेनिटी एंड टोटल अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो 1/2 mv², मास में 1%, वेलोसिटी में 2%, साथ उसकी पावर 2 भी है। तो देखो होगा क्या यहां पे 1% प्लस 2 2s मल्टीप्लाई करना है 4, 1 + 4 बोले तो 5%। गॉट इट? सर सिंपल, इन द स्क्वायर्स कट कर देंगे। ओह मोहम्मद साजिद, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं आपके, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, मैं कुर्बान जाऊं भाई। बीच में प्लस का साइन है, नहीं कट सकता। कहां से मैथमेटिक्स तुमने पढ़ी है अल्लाह के बंदे, ऐसे नहीं कटेगा। स्क्वायर सेपरेट लेना पड़ेगा, गलत कर रहे हो। स्क्वायर सेपरेट लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर अलग लोगे, इसका स्क्वायर अलग लोगे, फिर ऐड करोगे, फिर अंडर रूट लोगे। ऐसे पॉसिबल थोड़ी होता है कि आप बीच में प्लस का साइन हो स्क्वायर को अंडर रूट से काट दें। यार जाने दे यार, कैसे मैथ पढ़ता रहा है तू। सर इस परचम के साए तले हम एक हैं जी। देखा बेटा, अच्छा जी, हाँ जी। अब वो बच्चे सारे मेरे जिनको उस सवाल में प्रॉब्लम थी, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले सवाल में प्रॉब्लम थी, अब सिर्फ वो एक लम्हे के लिए देख लें, उनको मैं बता देता हूं। सवाल था कि अगर एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, सवाल जरा गौर से सुनिएगा, अगर एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो फ्री फॉलिंग में 1 सेकंड आफ्टर फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड या थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? याद रखिएगा फ्री फॉल में, फ्री फॉल में याद रखिएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मेरा बच्चा फ्री फॉल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, इसमें फर्क नहीं है। अब सवाल क्या है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड की रेशियो क्या है? पहले सेकंड में लेट से वो यहां पे आया, फिर यहां से अभी ट्रेवल करता करता यहां पहुंच गया, तो जब यहां पहुंचा तो घड़ी ने 2 सेकंड कर दिए। अब सवाल ये था कि फर्स्ट सेकंड की और सेकंड सेकंड की रेशियो बताएं क्या। मैंने कहा था इसमें आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 2n - 1 का। फर्स्ट सेकंड के लिए रेशियो क्या आएगी, n की जगह 1 पुट किया, 2 1 = 2 - 1 1 आ गया। सेकंड सेकंड के लिए आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 2 = 4 4 - 1 3। थर्ड सेकंड के लिए यहां 3 पुट कर देंगे, 2 3 = 6 - 1 5। तो इसमें ये वाली इक्वेशन लगनी थी और रेशियो आनी थी 1:3:5। और अगर तो कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती, अगर तो सवाल इस तरह से आता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट कह लो, एक ही बात है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड।
तो भाई 1 सेकंड में फासला है ये, और मुकम्मल 2 सेकंड के बाद है फासला ये। 1 सेकंड की रेशियो लेनी है पूरे 2 सेकंड के साथ। तो भाई आपको भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, इसको सॉल्व करने का तरीका शॉर्टकट बताया था, n स्क्वायर है। फॉर 1 सेकंड 1 का स्क्वायर 1, 2 सेकंड 2 का स्क्वायर 4, 3 सेकंड 3 का स्क्वायर 9, 4 सेकंड 4 का स्क्वायर 16। तो मैंने कहा था आपने फर्क सिर्फ ये रखना है, अगर सवाल आए द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड, उसमें क्या करना है आपने 1:3:5:7:9। और अगर आ जाए व्हाट इज द रेशियो आफ्टर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो फिर आपने n स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है जी, शाबाश। ले जी, यहां पे बात का करते हैं अपना अख्ताम। हमने एक साथ पूरे के पूरे पेपर को डिस्कस कर लिया, बीच में हमारी टेक्निकल इश्यूज भी है, लेकिन स्टिल वी हैव सक्सीडेड। यहां से आज के लेक्चर से बाबा जी मुझे तो एक लेसन मिला, वो ये मिला कि इफ यू कीप डिटर्मिनेंट, अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, तो चीजें तो शुरू में बेशक खराब होती हैं, लेकिन इन दी एंड अल्लाह पाक आपको कामयाब करता है। हमारे शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो एंड पे इन दी एंड हमारा लेक्चर अच्छा हो गया, एंड पे खत्म हो गया, हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको वो पेपर भी इंशाल्लाह अपनी ड्राइव पे एक आधे दिन में अपलोड करवा दूंगा, टाइप करवा के, वो जो मैंने आपको FLP देना था। तो लें जी, यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।